Namaskar friends, my name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए साथियों, हमने हमारी लास्ट क्लास में ग्रामर की कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ ऑथेंटिक बुक्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास इनमें से कई बुक्स नहीं है, कई कहते हैं ये अवेलेबल नहीं है, कई कहते हैं सर इनकी लैंग्वेज तो वेरी डिफ़िकल्ट है क्योंकि फॉरेन राइटर्स की बुक हैं, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बुक्स और भी काफ़ी सारी बुक्स जो है उनकी हेल्प से उनको सिंप्लीफाइड करके मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और इस कोर्स में आपको उन सारी की सारी बुक्स का कंटेंट मिलेगा और बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो ये ग्रामर सीरीज़ है, ठीक है, इसका आज हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है और हम देखते हैं। देखिए आपका जैसे टॉपिक का नाम लिख रहा है ऊपर, द ग्रामेटिकल हायरार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हम इस टर्म को समझने की कोशिश करें। हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम। ओके, दैट्स मीन्स ऑर्डर या सीक्वेंस। ऑर्डर और सीक्वेंस जैसे कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में देखते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हमने पुलिस डिपार्टमेंट में देखा। जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हायरार्की कैसी होती है। भाई सबसे पहले कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद आपका सीआई होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है। दिस इज ऑर्डर। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक ऑर्डर है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑर्डर है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो है दैट इज लेटर। लेटर के बाद नेक्स्ट आती है मॉर्फीम। मॉर्फीम के बाद नेक्स्ट वर्ड, देन वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज और क्लॉज के बाद सेंटेंस। फाइन। सी, यदि हम लेटर की बात करें, देखिए अब यहां लेटर की बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। एक कॉमन इंडियन एरर, और ये आप कह सकते हो ब्लंडर है, स्टूडेंट्स के बीच में ब्लंडर है। कई बार स्टूडेंट्स से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इस तरीके का आंसर देते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने बात कर रहा हूं अल्फाबेट की। हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर बोलते हैं 26। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेट्स 26 नहीं होते हैं, लेटर 26 होते हैं। देखिए अल्फाबेट जो है उसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। और लेटर का मतलब होता है हिंदी में वर्ण। अब आप लेटर जानते हो, हमारे लेटर कौन कौन से हैं? हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से करके जेड तक। ये जेड तक जो है ये लेटर्स हैं। अब ये लेटर जो है एक माला में परोए हुए हैं पूरी में, उसे आप वर्णमाला बोल देते हो। तो लेके ए से लेके जेड तक ये एक माला है, इसको वर्णमाला बोलते हैं, यानी ये अल्फाबेट है। ओके, अब ए से लेके जेड तक तो ये अल्फाबेट हो गई, एक ये माला हो गई। अब दूसरी माला कहाँ है? दूसरी वर्णमाला कहाँ है? नहीं है ना। अब नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश में कितनी वर्णमाला हो गई? केवल एक ही। यानी इंग्लिश में अल्फाबेट कितना हुआ? केवल एक। ना केवल इंग्लिश में, दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें एक से ज्यादा वर्णमाला हो। वर्णमाला हमेशा एक होगी। इट मींस अल्फाबेट हमेशा एक ही होगा। लेटर्स में डिफर, लेटर्स जो है डिफर कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश में 26 हैं, हिंदी में इतने हैं, फ्रेंच में इतने हैं, जर्मन में इतने हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लेटर की बात करें इंग्लिश में तो 26, और अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट कितना? ओनली 1। इंग्लिश में ही नहीं, किसी भी भाषा में अल्फाबेट केवल और केवल एक ही होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कॉमन एरर है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम बात करें लेटर की, लेटर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ये नॉर्मल है लेटर, यानी वर्ण। ए बी सी डी ये सारे क्या हैं? लेटर्स हैं। तो लेटर के बारे में आपको 3 बात ध्यान रखनी है। लेटर क्या है? पहली बात सिंबल है। सेकंड, क्या यूज होता है इनका? ये राइटिंग वर्ड्स। थर्ड, ये किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? क्या बताते हैं? साउंड। देखिए पहली बात लेटर सिंबल है। अब सिंबल मतलब होता है प्रतीक। जैसे मैंने ऐसा बनाया तो आप कहते हो इसको ए बोलते हो, ऐसा प्रतीक बनाया। मैंने कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई, आपने कहा इसको बी बोलते हो। मैंने आपको मान लो ऐसा कुछ बनाया, आपने कहा एस बोलते हैं।
तो ये सिंबल्स है, प्रतीक है। तो लेटर, पहली बात तो लेटर क्या है, सिंबल है। दूसरा इसका यूज क्या होता है, राइटिंग वर्ड्स। मैंने एक इस तरीके का सिंबल ले लिया, एक इस तरीके का सिंबल ले लिया और एक इस तरीके का सिंबल ले लिया, 3 सिंबल ले लिए मैंने। अब इन 3 सिंबल से CAT कैट एक वर्ड बन गया, कैट बिल्ली। तो सेकंड बात क्या हुई, पहली बात सिंबल है, दूसरी बात लेटर जो है किस काम में आते हैं, राइटिंग वर्ड्स, शब्द लिखने के काम में आते हैं। तीसरी बात रिप्रेजेंट साउंड। लेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर रिप्रेजेंट करते हैं साउंड को। जैसे मान लो मैंने कहा, तो इसमें इसको बोल रहा हूं सी, साउंड निकाल रहा हूं ना सी। मैंने ये कहा तो मैं कह रहा हूं टी। मान लो मैंने ये कहा तो मैंने कहा की। तो लेटर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात लेटर क्या है, सिंबल है। सेकंड थिंग किस यूज में आता है, राइटिंग वर्ड्स। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग साउंड। यदि आपको लेटर के बारे में पूछे तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, केवल आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाई ये सिंबल है, राइटिंग वर्ड्स, यूज क्या है इनका, वर्ड्स लिखने के, और ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, देखिए तो हमने लेटर के बारे में देखिए, लेटर्स अभी हमने समझा था वही है। लेटर्स आर सिंबल्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपके पास ये नोट्स के रूप में सेव हो। लेटर्स आर सिंबल्स, हमने पहली बात ये कही थी, लेटर्स आर सिंबल्स, सिंबल होते हैं नंबर 1। सेकेंड, विच आर यूज्ड इन राइटिंग वर्ड्स। दूसरा क्या है, किसके काम में आते हैं ये, राइटिंग वर्ड्स, शब्दों को लिखने के काम में आते हैं। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, रिप्रेजेंट वन ऑफ द साउंड्स। तो 3 बात हो गई, लेटर के अंदर सिंबल हैं, वर्ड्स लिखने के काम में आते हैं, और ये क्या है, किसी ना किसी साउंड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे के बोला तो के, ये साउंड ही है। टी बोला तो टी, ये साउंड ही है। फाइन। अब लेटर के बाद जो नेक्स्ट हायरार्की में हमारे पास आ रहा है वो है मॉर्फीम। मॉर्फीम के बारे में 2 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, एंड नंबर 2 मीनिंग। ये 2 चीजों से आपका मॉर्फीम का काम कंप्लीट हो जाता है। पहली बात, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। आप कहोगे सर अभी तो आपने लेटर बताया, लेटर तो इससे छोटा है, लेकिन मैंने उसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया, मीनिंग। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ हो। अब मैंने कहा लेटर की बात की, मैंने कहा ए, मैंने कहा बी, तो इसका कोई अर्थ थोड़ी है, इसका तो कोई अर्थ तो हुआ नहीं, मीनिंग। लेकिन मॉर्फीम की यदि बात करूं तो मॉर्फीम का मतलब है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैरीज अ मीनिंग। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फिर मैंने कहा CATS, कैट्स। ओके, अब देखिए मैंने कहा CATS, तो इसमें लेटर कितने हो गए, 4, यानी कि लेटर से तो बड़ी इकाई हो ही गई। अब देखिए जैसे ही मैंने CATS कैट्स कहा, तो आप देखिए इस कैट्स का मतलब बिल्लियां, अर्थ हो गया, इसका अर्थ है ना, मीनिंग है। अब देखिए यदि इसको मैं करूं, मैं इसको ऐसे कह दूं CAT+S, तो मुझे बताइए CAT का अर्थ है क्या, है, कैट का मतलब बिल्ली। और ये जो S है इसका अर्थ है क्या, आप कहोगे सर S का तो कोई अर्थ नहीं है। S का अर्थ कब है, यदि आप इस CAT में S लगा देते हो तो इसका S का अर्थ बन जाता है, इस S का मतलब बन जाता है कि प्लूरल, बिल्लियां। पहले बिल्ली था, और S का मतलब, S क्या इंडिकेट करता है कि ये प्लूरल का सेंस देता है कि प्लूरल है। फाइन। तो आपने देखा कि ये जो S है इसका जो अर्थ है वो है, इसका जो मीनिंग है वो है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि कैट जो बिल्ली है वो फ्रीली भी अपना मीनिंग दे सकती है। आप कैट को कहीं अलग से लिख दो, यहां लिख दिया मैंने कैट, तो इसका अर्थ है बिल्ली, लेकिन ये एस मैंने अलग से लिख दिया तो इसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा होकर इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है। तो देखो ये जो CAT कैट वर्ड है फ्रीली अपना मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये जो S वर्ड है अपना मीनिंग कब दे रहा है, जब ये क्या हो, इससे बंधा हुआ हो, कैट से बंधा हुआ हो, कैट से बाउंड हो। इसी प्रकार से इनके नाम दे दिए जाते हैं कि भाई 2 तरीके की मॉर्फीम हो गई, एक हो गई फ्री मॉर्फीम और एक हो गई बाउंड मॉर्फीम। देखो जैसे आपने कहा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा FATHER। अब आप कहो सर इसको भी 2 पार्ट में बांट दो,
तो मैंने कह दिया FA फा और THER। ओके, शब्द का समूह तो ही क्या, लेकिन ना तो फा का कोई मतलब होता है इंग्लिश में और ना ही THER का मतलब होता है। तो ना ये मॉर्फीम ना ये मॉर्फीम, तो मॉर्फीम तो पूरा ये ही मॉर्फीम है। फाइन। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। आपने कहा GIRLS, आपने कहा WALKED वॉक्ड, आपने कहा WALKED वॉक्ड। अब देखो ये जो शब्द है इसको यदि मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ओके, WALK वॉक, वॉक मीनिंग देता है, अर्थ होता है चलना, और ये ED जो है इसका अलग से तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन इसका मीनिंग है यदि ये वॉक के साथ जुड़ जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसको शो करता है। तो ये फ्रीली तो अपना मीनिंग नहीं देता, लेकिन इससे बाउंड होकर, इससे बंध कर ये एक मीनिंग दे रहा है, और ये क्या कर देता है, इसको पास्ट कर देता है। तो देखिए मैंने आपसे कहा मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट। अब इससे ज्यादा छोटा कर सकते हो कि आप इसको WA कर सकते हो, कि वाह नहीं कर सकते, क्योंकि वाह कुछ होता ही नहीं है, आपको वाह और लक ऐसा कुछ नहीं है, वाह कुछ होता ही नहीं है। तो आप मिनिमम जो इसको तोड़ सकते हो वो इस तरीके से तोड़ सकते हो, WALK वॉक और ED, और ED का मीनिंग तब निकलता है जब ये इससे बाउंड रहे, इससे बंद कर, इंडिपेंडेंटली इसका मीनिंग नहीं है, स्वतंत्र रूप से ED का मतलब नहीं है, लेकिन ED जब किसी वर्ब के साथ जुड़ जाता है तो उसको पास्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया बाउंड मॉर्फीम और ये हो गया फ्री मॉर्फीम। तो हमने मॉर्फीम की यही डेफिनेशन दी थी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। पहली बात तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन कैसी यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट कैरीज अ मीनिंग, जिसका कि क्या हो, कुछ अर्थ हो। तो देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज अ मीनिंग। फाइन। फिर देखिए लेटर समझ में आ गया, मॉर्फीम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की हम तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है मॉर्फीम के बाद आ गया वर्ड। ओके, देखिए जैसे अभी आपने ये पढ़ा था, मैं आपको बताऊं, अभी आपने कुछ वर्ड पढ़े थे, मैंने कहा था WALKED, आपने कहा था CATS। ओके, यदि इनमें देखें तो मॉर्फीम तो कितनी थी इसमें, 2, इसमें भी मॉर्फीम कितनी थी, 2, क्योंकि WALK हो गई और एक ED हो गया, एक CAT हो गया और एक S हो गया, तो 2 गई। लेकिन यदि हम इन पर वर्ड की बात करें तो वर्ड केवल एक है, WALKED ये एक ही वर्ड है, CATS कैट्स एक ही वर्ड है। तो इसका मतलब ये एक बात तो आपको जो समझ में आई होगी कि मॉर्फीम से बड़ी इकाई है, वर्ड जो है मॉर्फीम से बड़ी इकाई है, ठीक है। तो देखो यदि वर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और दूसरा दैट मेक्स सम सेंस। अभी हमने बात किया GIRL, तो 1 2 3 4 लेटर्स हो गए, और 4 लेटर्स मिलकर एक कुछ सेंस दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं लड़की। या देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वर्ड इस तरीके के लेटर्स का कलेक्शन होता है जिसका कि एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। मान लो ये मैं इसको ऐसे कह देता GLIR, ओके, यहां कलेक्शन ऑफ क्या है, वर्ड्स थे, लेकिन जब मैंने इनका ऑर्डर ही खराब कर दिया, ऑर्डर ही डिस्टर्ब कर दिया, तो कोई सेंस देगा क्या, ये मीनिंग देगा क्या, कुछ भी नहीं देगा। तो मीनिंग तभी देगा जब उनका ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है प्रॉपर हो, सही हो। तो 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स और दैट मेक सम सेंस। अब इससे लेटर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो आई एम सॉरी, वर्ड से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं मदर इन लॉ, अब देखो देखने में ऐसा लगता है कि एक वर्ड तो मदर हो गया, एक वर्ड इन हो गया, एक वर्ड लॉ हो गया, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये 3 वर्ड्स हैं। लेकिन वर्ड्स का ये रूल है कि यदि हाइफनेटेड हो रहे हैं वो, तो हाइफनेटेड है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4, ये जो बीच में ये हमें लगाते हैं इसको बोलते हैं हाइफन। यदि हाइफन से जुड़े हुए वर्ड्स हैं तो फिर उनको एक ही वर्ड कंसीडर किया जाता है, उसको एक ही वर्ड माना जाता है। तो मदर इन लॉ कितने वर्ड हो गए, कितने वर्ड हो गए,
वन। आपको ऐसे नहीं देखना कि मदर भी है, इन भी है, लॉ भी है, क्योंकि हाइफन से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पहली बात यही है, हाइफनेटेड वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन वर्ड। हाइफनेटेड वर्ड्स जो हैं उनको वन वर्ड की तरह, एक वर्ड की तरह, सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मान लो मैंने कहा 7, मैंने कहा 1947, मैंने कहा 2012 और मैंने कहा 196245, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। ओके, तो देखिए 7 जो है इसको भी वन वर्ड बोलेंगे, 1947 इसको भी वन वर्ड बोलेंगे, और 2012 ये भी वन वर्ड है, और ये 196245 ये भी एक वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। नंबर्स जो है उनको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, नंबर को क्या माना जाता है, वन वर्ड माना जाता है। तो वर्ड्स के बारे में आपको पहली बात पता लगी कि हाइफनेटेड वर्ड्स आर ट्रीटेड वन वर्ड। हाइफनेटेड वर्ड्स जो है उनको एक वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। नंबर 2, ये जो नंबर हैं इनको भी वन वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। 1947 वन वर्ड है, 2012 वन वर्ड है, और इसकी जगह मैं 7 लिख देता तो ये भी वन वर्ड है। फाइन। फिर देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक शब्द है कंट्रैक्शंस, CONTRACTION, कंट्रैक्शंस। देखो कंट्रैक्शंस को यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं सप्रेस करना, संकुचन। ओके, संकुचन क्या होता है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड्स जो है आपस में जॉइंट होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं HAVE, हैव, और उसके साथ मैंने आप जोड़ दिया NOT, नॉट। जब हम उनका कंट्रैक्शन करते हैं, ओके, उनको कंट्रैक्टेड करते हैं, यानी उनको आपस में जोड़ते हैं, तो किसी एक लेटर या कुछ लेटर जो है उसमें से अमिट हो जाते हैं, यानी कि उनमें से किसी एक लेटर का या दो लेटर का या कुछ लेटर्स का लोप हो जाता है। जनरली क्या होता है, जब हम नॉट को जोड़ते हैं, नॉट के साथ किसी का कंट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें ओ जो है वो हट जाता है। इसको क्या करेंगे हम, HAVEN तक, यहां तक लिखेंगे, फिर ओ की जगह ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर टी लगा देंगे, तो ये हो गया हैवंट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि मैं हैव नॉट बोल रहा हूं तो ये दो वर्ड है, टू वर्ड्स, लेकिन यदि मैंने हैवंट बोला तो ये सिंगल वर्ड है। फाइन। यदि मैंने हैव नॉट बोला तो टू वर्ड्स हैं, लेकिन यदि मैंने हैवंट बोला तो वो सिंगल वर्ड है। देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। देखो कंट्रैक्शन के बारे में हालांकि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वर्ब के टॉपिक में हम जानते हैं, और नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान जाएंगे अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि 24 जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनमें से 13 तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और 11 जो है ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और 11 ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब नॉट के साथ कंट्रैक्टेड हो सकती हैं। आप चाहें तो इनको नॉट के साथ कंट्रैक्टेड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की, मैं आपसे कहूं इज प्लस नॉट, मैंने कहा इज प्लस नॉट, अभी आपस में कंट्रैक्टेड हो सकती हैं। और मैंने क्या कहा कि रूल क्या है, जब नॉट के साथ करते हैं तो ओ को हटा दो। फाइन। तो आप क्या करोगे, ISN ऊपर अपॉस्ट्रोफी टी, इजंट। क्या हो गया, इजंट। जैसे आपने कहा HAS प्लस NOT, तो क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, हैजंट। और हैजंट में क्या करेंगे, HASN और O को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैजंट। फाइन। नाउ अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा 24 वर्ब्स के साथ नहीं होता है, 20 वर्ब्स के साथ तो ऐसा ही होता है, और 4 जो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि एक्सेप्शन हैं। अब वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, जहां जहां एक्सेप्शन आ गए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखो यदि मैं बात करूं WILL प्लस NOT, इसका जब कंट्रैक्शन करते हैं तो वो बनता है want, WON अपॉस्ट्रोफी ट्री, want। फाइन। यदि हम SHALL प्लस NOT, यदि हम शैल नॉट का कंट्रैक्शन करते हैं तो वो बनता है शांट। क्या बनता है, शांट। इसी तरीके से देखिए
थर्ड, यदि हम CAN प्लस NOT इसका करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो देखो यदि O केवल हटेगा तो CANNT हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, N भी हटता है और O भी हटता है, दोनों ही हटते हैं, तो एक्सेप्शन हो गया। हम जनरली तो क्या करते हैं, OU हटाते हैं, लेकिन यहां पे क्या कर दिया, N और O हटा दिया, तो ये हो जाता है कांट। ओके, एक फोर्थ और लास्ट एक्सेप्शन इसका है AM प्लस NOT। AM प्लस NOT को जब कंट्रैक्टेड करते हैं तो वो बनता है आंट, AREN'T। जो R नॉट का बनता है वही M नॉट का बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये इनको बोलते हैं कंट्रैक्शंस। तो हमारी मेन बात ये थी, हम ये बताना चाह रहे थे कि कंट्रैक्शंस जो होते हैं उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। हैव और नॉट को तो दो, लेकिन यदि हैवंट बोलेंगे तो वन। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, कंट्रैक्शंस आर ट्रीटेड एज वन वर्ड। कंट्रैक्शंस उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, वन वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इजंट कितने वर्ड हैं, वन। शांट कितने वर्ड हैं, वन। और इसकी जगह मैं कह देता इज नॉट, तो कितने हो जाते, टू। फाइन, सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब्रीविएशंस इज टेकन, एंड एब्रीविएशन इज टेकन एज वन वर्ड। एब्रीविएशन का मतलब होता है ब्रीफ करना। ओके, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहते हो WHO, इसकी फुल फॉर्म यदि हम करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म में तो ये 3 वर्ड्स हो गए, लेकिन यदि मैंने क्या किया, इसका एब्रीविएशन किया तो ये केवल एक ही वर्ड होगा। फाइन, जैसे मैंने कहा LDC। अब LDC को यदि मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो बोलूंगा लोअर डिवीजन क्लर्क। ओके, और मैं ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होंगे, क्लार्क, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्लार्क, अमेरिकन क्लर्क। तो मैं कहा LDC। फाइन, तो LDC जो है उसको सिंगल वर्ड मानेंगे। कितना मानेंगे, सिंगल वर्ड, क्योंकि एब्रीविएशन है। यदि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी तो लोअर डिवीजन क्लर्क, तो वो कितने हो गए, 3 वर्ड्स हो गए। फाइन, तो वर्ड्स के बारे में, कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस। आपने कहा देखा, हाइफेनेटेड वर्ड्स जो है उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, नंबर्स को सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। हमने देखा कि कंट्रैक्शंस जो हैं उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। हमने देखा कि एब्रीविएशंस जो हैं उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। अब एक चीज और देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे कहूं आई एम अ डॉक्टर। ओके, मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, तो देखिए यहां पर आई और ए ये भी वर्ड हैं। आप कहोगे सर आई और ए तो लेटर हैं, बिल्कुल सही, लेटर हैं, लेकिन यहाँ आई जो है उसका मतलब मैं है, ठीक है ना, क्योंकि लेटर के सेंस में हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। और ए का मतलब एक है, ए का मतलब क्या है, एक है। तो यदि आपसे कोई कहे कि इस सेंटेंस जो है इसमें कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गए। समझ में आ गया, मेरा कहने का मतलब है आई यदि उसका मतलब मैं है, ए जिसका मतलब एक है, तो उस कंडीशन में यदि वो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो किसकी तरह यूज होते हैं, वर्ड की तरह। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको वर्ड से रिलेटेड ध्यान में रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेज। अब देखो, हमने सबसे पहले लेटर की बात कर ली, लेटर के बाद हमने मॉर्फीम की बात कर ली, तो उससे थोड़ा बड़ा वर्ड। लेटर हमने कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ, वर्ड कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। तो देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज की 2 चीजें हैं। पहली बात, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज में पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर 1, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। इसका मतलब समूह है तो इसका मतलब एक से ज्यादा वर्ड होगा। दूसरा, कुछ सेंस हो उसका, मेक सम सेंस, यानी 2 चीजें ध्यान रखनी है, कुछ सेंस हो, सम सेंस, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फाइन, देखिए जैसे मैं आपसे कहा, मैंने आपको ये कहा
ऑन द टेबल। ओके, अब ऑन द टेबल जो है 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, इसका मतलब शब्द समूह हो गया, शब्दों का समूह हो गया। अब इस ऑन द टेबल का मतलब हो गया टेबल के ऊपर। अब देखो जैसे ही मैंने आपसे कहा टेबल के ऊपर, तो ये टेबल के ऊपर आपको कुछ सेंस दे रहा है कि हाँ टेबल के ऊपर, लेकिन कौन टेबल के ऊपर, क्या टेबल के ऊपर, कैसे टेबल के ऊपर, ये पूरा सेंस नहीं दिया हुआ है। इसलिए आप कह सकते हो कि कुछ सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो फ्रेज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस, शब्दों का वह समूह जो कुछ सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं, कुछ सेंस। तो हमने ये कहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब फ्रेज में क्या होता है? जनरली विदाउट अ वर्ब। क्या है? जनरली विदाउट अ वर्ब। फ्रेज में सामान्यतः वर्ब नहीं होती है। आपने देखा ऑन द टेबल, प्रपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, तो वर्ब नहीं है। तो हमने कहा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जनरली विदाउट अ वर्ब। फिर हमने नेक्स्ट कहा इट मेक्स सम सेंस, इससे कुछ सेंस तो होता है, कुछ अर्थ तो होता है, बट इट डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ओके, जैसे देखो मैंने कहा ऑन द टेबल, तो मैंने कहा ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल में 3 वर्ड है। नेक्स्ट मैंने कहा इन द रिवर, 1 2 3 3 वर्ड है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जैसे ही मैंने कहा इन द रिवर, तो आपने देखा कि इन द रिवर मतलब नदी के अंदर। नदी के अंदर आपने कहा कुछ सेंस निकल रहा है कि नदी के अंदर, लेकिन कौन नदी के अंदर? मछली है, आदमी है, जानवर है, क्या नदी के अंदर की बात क्यों हो रही है? कुछ सेंस तो जा रहा है कि नदी के अंदर, लेकिन डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग। फाइन, सी नेक्स्ट देखो ऑल ऑफ अ सडन, 1 2 3 4 4 वर्ड्स। देखो आप इसमें 4 वर्ड्स है, कहीं वर्ब भी नहीं है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है? क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। UNEXPECTEDLY, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अनायास और एकदम से। जैसे आपसे किसी ने पीछे से आपका एकदम से गर्दन पकड़ ली, मैं कहूं ही ग्रैप्ड माय नेक ऑल ऑफ अ सडन, पीछे से एकदम से आके किसी ने आपकी गर्दन पकड़ ली, तो क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, तो ये हो गया ऑल ऑफ सडन। तो आपने देखा कि शब्दों का समूह है। अब आपने कहा एकदम से, अचानक से, लेकिन एकदम से अचानक से कुछ सेंस तो दे रहे हैं, लेकिन क्या, किसने, कौन, मैंने पूरा सेंटेंस बोला तब तो आपको समझ में आया, लेकिन इसमें केवल आपको कुछ अर्थ समझ में आया, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला। तो ऑल ओवर सडन, देखो आपको ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से वर्ड पूछा गया है ऑल ओवर सडन। आपको ये फ्रेज ऐसे की ऐसे ही याद करनी है। देखो कैसे, आपको कैसे पूछा जा सकता है? यही कि यही फ्रेज आपको प्रेपोजिशन में पूछ ली, आपको ले दिया ऑल ऑफ और फिर सडन, और फिर ये यहां पर आपको क्या दे दिया? ब्लैंक दे दिया। चॉइसेस में दे दिया द, एक जगह नो आर्टिकल, और एक जगह 3rd नंबर पे आपको एन दे दिया, ठीक है, और 4th नंबर पे आपको ए दे दिया। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? ये फ्रेजेस याद रखनी पड़ेंगी। तो एक तो आपको फ्रेजेस वोकैबुलरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ऐसे कैसे याद रखना है? ऑल ओवर सडन, आप कई बार बोलोगे, बार बार में इसको बोलोगे तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो इस कोर्स के ड्यूरेशन में मैं आपको कंप्लीट वोकैबुलरी बता दूंगा, आपको प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बता दूंगा, फोनेटिक्स के बारे में बता दूंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, और इस ग्रामर के कोर्स के साथ साथ अपने आप ही आपकी वोकैबुलरी पूरी हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ एग्जांपल्स यूज करूंगा, जो भी फ्रेजेस यूज करूंगा, जो भी इडियम यूज करूंगा, जो भी वोकैबुलरी यूज करूंगा, सब इंटेंशनली है। इंटेंशनली मतलब मैंने बहुत सारे पेपर्स को स्टडी किया है, राजस्थान के भी, अदर स्टेट्स के भी, सेंट्रल के भी, उन सबको ढंग से स्टडी करके कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी वोकैबुलरी फ्रीक्वेंटली यूज होती है, कौन कौन सी लिविंग वोकैबुलरी है, कौन कौन सी न्यूज़पेपर में वोकैबुलरी यूज हो रही है, उन सब चीज़ों को मैं आपके यहाँ नोट्स में दूंगा। तो आपको इसके साथ साथ वोकैबुलरी का पता ही नहीं लगेगा और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको एक काम करना है, जैसे ही आप क्लास ले रहे हो तो आप नोटबुक रखें और सारी की सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। हालांकि बाद में मैं आपको इनकी वाली PDF वगैरह भी अवेलेबल करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखेंगे समझ के तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप कुछ बातें हैं
कुछ दिनों तक आंख बंद करके जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लो, बाद में कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको खुद को ही फील होने लग जाएगा कि हाँ यही सही तरीका है। तो देखिए मैंने कहा ऑल ऑफ अ सडन, ये क्या हो गया, फ्रेज है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा हरक्यूलियन टास्क। अब देखो हरक्यूलियन टास्क नंबर 1 और नंबर 2 दो वर्ड हो गए। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। देखिए अब देखो मैंने कहा डिफिकल्ट टास्क, तो कुछ सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही, ठीक है ना, शब्दों का समूह है जो कुछ अर्थ दे रहा है। और क्या अर्थ दे रहा है, डिफिकल्ट टास्क। लेकिन आप डिफिकल्ट टास्क से आपको पता नहीं लगा कि कौन सा डिफिकल्ट टास्क, क्यों डिफिकल्ट टास्क, किसके लिए डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क क्या कराना चाह रहे हो आप, इससे क्लियर नहीं हुआ पूरा सेंस, कुछ मीनिंग तो निकला। तो आपने कहा देखो डिफिकल्ट, वैसे हरक्यूलियन टास्क का फुल मतलब होता है, पूरा मीनिंग होता है डिफिकल्ट टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेशेंस। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कठिन कार्य जिसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है एक्सॉस्ट करनी पड़े, ऐसा कार्य। देखो एक्चुअली क्या है, ये डिफिकल्ट टास्क जो वर्ड है, ये एक्चुअली ये टर्म जो है ग्रीक स्टोरी है उससे ओरिजिनेटेड है। एक ग्रीक स्टोरी, जैसे ग्रीक कहानी हमारे यहाँ होती हैं, तो ग्रीक स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हरक्यूलियन। तो उसको 12 टास्क दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए कि इन टास्क को आप कंप्लीट करो, तो उसको एज अ चैलेंज लेता है। और वो 12 टास्क बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होते हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उन सारे के सारे कार्यों को, उन कामों को वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसीलिए तभी से ये वर्ड बन गया हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन ने वो टास्क कंप्लीट किए, तो वो टास्क कैसे थे, डिफिकल्ट। देखो हमारे भी स्टोरी आपने पढ़ी होगी बचपन में, जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी अली बाबा 40 चोर। तो अली बाबा कुछ काम करने जाता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क करने जाता है, एक मूवी भी आई थी पहले इस पर, तो वो बहुत सारे टास्क करता है, बहुत सारे उन सारे का टास्क में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, ये ग्रीक स्टोरी है, तो उससे ये क्या हो गया, ये फ्रेज बन गई। तो आपको अब ध्यान रहेगा हरक्यूलियन ने क्या हुआ, 12 टास्क को कंप्लीट किया, वो बहुत डिफिकल्ट था। तब आपको याद रहेगा कि हरक्यूलियन टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, एफर्ट, एनर्जी, पैशन, इन सब की जरूरत पड़े, वो हो गया हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, हालांकि हम फ्रेजल वर्ब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, वो क्रैमिंग करते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन देखो क्रैमिंग का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। देयर शुड बी अ मेथड इन द मैडनेस। यदि कोई मैडनेस भी कर रहे हो तो उसका भी एक मेथड यदि होगा तो आप बहुत ही इजीली उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो हम वो फ्रेजल वर्ब के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई मैंने आपको कहा था कि जो फ्रेज है उसमें जनरली वर्ब नहीं होती है, फ्रेज में जनरली वर्ब नहीं होती है। यदि उसमें वर्ब होती है तो आप उसको फ्रेजल वर्ब बोल देते हो। जैसे मैंने कहा पुट अप विथ, तो पुट इसमें क्या है, वर्ब है, शब्दों का समूह तो है ही, कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन पुट इसमें वर्ब है तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना। जैसे मैंने कहा डू अवे विथ, तो डू वर्ब है, ओके, और शब्दों का समूह है तो वर्ब भी है, फ्रेज है, तो कैसा हो गया फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है एबॉलिश, समाप्त करना। एबॉलिश मतलब समाप्त करना, खत्म करना। तो यहां पे मैंने लिखा है हियर इन दीज फ्रेजेस, हियर इन दीज फ्रेजेस वर्ब इज प्रेजेंट। क्या है, वर्ब प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, फ्रेजल वर्ब्स कहा गया है। इज इट ओके। तो फ्रेजल वर्ब हमने देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स generally without a verb but doesn't have complete meaning, only some sense. Next देखिए, अब देखो इसके बाद क्लॉज आता है, लेकिन मैं क्लॉज को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप पहले सेंटेंस के बारे में समझिए। जब सेंटेंस के बारे में समझेंगे तो क्लॉज आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले सेंटेंस समझते हैं, ठीक है ना। हालांकि हायरार्की में इसके बाद फ्रेज के बाद क्लॉज आती है, लेकिन आपको जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि क्लॉज में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि सेंटेंस में होते हैं। तो आप कहोगे सर सेंटेंस, तो सेंटेंस की बात आएगी क्लॉज में।
जब मैं आपसे क्लॉज पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा कि क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज़ होती है। क्लॉज में वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस में होते हैं, केवल एक अंतर है। जब केवल एक ही अंतर है तो हम सेंटेंस को पढ़ लें, फिर अंतर की बात कर लेंगे। देखिए, सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सी, अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम इज आ डॉक्टर, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम इज आ डॉक्टर, ओके। अब जैसे ही मैंने कहा कि राम इज आ डॉक्टर, तो आप देखिए कि यहां पर 1 2 3 और 4, ओके, 1 2 3 और 4 ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक ऑर्डर में है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, आप तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और हैविंग अ फाइनाइट वर्ब, उसमें एक वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब भी हो फाइनाइट। अब मैं फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। यदि मैं अभी बताने लग गया कि भाई फाइनाइट वर्ब ही होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस पर्सन और नंबर जो है, ठीक है ना, उनसे प्रभावित होती है। नॉन फाइनाइट वो होती है जो टेंस पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होती है। तो वो अभी आपके लिए यूजलेस है, एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए तो यूजलेस है। तो अभी तो आप इतना सा ध्यान रख लीजिए, सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा, वर्ड्स जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। नंबर 3, उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। अभी आप फाइनाइट छोड़ें, दिमाग में ये रखें कि केवल एक वर्ब हो, इतना ही ध्यान रख लें। तीसरी बात, उसका कंप्लीट सेंस हो। देखो, अभी हमने जब फ्रेज पढ़ा था तो हमने कहा था कि कंप्लीट सेंस नहीं होता, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है। ये 4 बातें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका एक सीक्वेंस हो, उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, और फाइनाइट अभी दिमाग में नहीं लगाएं, वर्ब समझ लें, और कंप्लीट सेंस हो। देखो, जैसे मैं कहूं राम इज, मैंने कहा राम इज। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सीक्वेंस भी सही है कि वर्ब कि क्या है आपका, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ये सारी चीज सही है। लेकिन राम इज राम है, राम है तो इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या? तो सेंस नहीं निकल रहा, सेंस नहीं निकल रहा तो सेंटेंस नहीं है। यदि मैं मान लो राम और राम के बाद में ऐसे कह दूं आपसे राम ए डॉक्टर, अब इससे आपका थोड़ा सेंस तो निकल रहा है राम डॉक्टर, लेकिन क्या है इसमें वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। और यदि मैं ऐसे कह दूं डॉक्टर राम इज, इसमें वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ठीक है ना, और इसका सेंस भी निकल जाए डॉक्टर राम है, लेकिन क्या है इनका सीक्वेंस गलत है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस के लिए नंबर 1, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, हैविंग अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और जिसमें क्या हो, एक कंप्लीट सेंस हो, पूर्ण सेंस हो, वो क्या होता है, सेंटेंस। फाइन। फिर देखिए नेक्स्ट एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हम छोटी क्लासेस रखेंगे, आधा घंटे की, 40 मिनट की, जैसे भी। उसके बाद आपकी क्लासेस जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट शो होगा, जैसे जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको लगेगा, तो मैं उन क्लासेस को बढ़ा दूंगा। फाइन। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब पहले जो ग्रामर थी उसके अंदर सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। पहला था सब्जेक्ट और दूसरा था प्रेडिकेट। जैसे मैं आपसे कहूं राम इज आ डॉक्टर, मैंने कहा राम इज आ डॉक्टर, तो देखिए इसमें एक तो सब्जेक्ट है और फिर है प्रेडिकेट। अब समझिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। अब मुझे आप बताइए कि यहां पर मैंने कहा कि व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। तो मुझे बताइए, मैंने कहा राम एक डॉक्टर है, तो किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में। तो मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट,
whatever we talk about the subject, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो सब होता है आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में, राम के बारे में क्या कर रहा हूं कि एक डॉक्टर है, तो ये सारी बातें कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात की जाती है वो कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखो, जैसे मैं आपके कहूं राम प्लेज वेल, मैंने आपसे कहा राम प्लेज वेल, राम अच्छा खेलता है। तो देखो किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो जिस किसी के भी बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो कुछ भी बात करते हैं, ठीक है ना, वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। फाइन। फिर देखिए एक चीज और ध्यान रखना, ये वर्ड जो है ये PREDICATE, ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेडिकेट। कई लोग उसको प्रेडिकेट बोल देते हैं, गलत। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, प्रेडिकेट। देखो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो कोई भी शब्द जिनके लास्ट में ATE आ रहा है, इंग्लिश का रूल है, जिन किन्हीं भी शब्दों के लास्ट में ATE आ रहा है उसके दो तरीके के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। यदि वो वर्ड जो है नाउन या एडजेक्टिव, वो नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यदि किसी शब्द के लास्ट में ATE आ रहा है और वो नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जैसे नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ATE जो है, ATE आप तो इतना ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, अट, आधा ए और टे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अट। तो जैसे मैंने कहा प्रेडिकेट, जैसे मान लो मैं कहूं PASSIONATE, पैशनेट, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पैशनेट, PASSIONATE, तो क्या बोलेंगे, पैशनेट। लेकिन यदि यही ATE वर्ब की तरह काम कर रहा है, सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है, वर्ब, यदि ये वर्ब है तो फिर उस ATE का प्रोनाउंसिएशन फिर करेंगे एट, एट, क्या करेंगे, एट। जैसे मैंने कहा NARRATE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे नरेट, व्याख्या करना, वर्णन करना। तो ATE को क्या करा मैंने यहां, एट। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की तरह है। जैसे मैंने कहा CALCULATE, ओके, कैलकुलेट, एट, क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेट क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो इस ATE को क्या करेंगे, एट, क्या करेंगे, एट। जैसे मैं आपसे कहूं ADEQUATE, एडिकट, एडिकट, क्यों, क्योंकि एडिकट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इसको क्या बोलेंगे, अट। एडिकट का मतलब होता है गुड इनफ, पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में, ओके। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, देखो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर। प्रेडिकेट का मतलब तो वो होता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है वो प्रेडिकेट होता है। मैंने आपको कहा राम प्लेज वेल, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात की गई वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेटर का मतलब होता है केवल और केवल वर्ब, तो इसमें ये प्लीज जो है वो क्या है, प्रेडिकेटर है। जैसे मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर, तो इज अ डॉक्टर, जैसे मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर, फाइन, मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर, तो राम सब्जेक्ट, ओके, अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेटर क्या है, प्रेडिकेटर होता है वर्ब, तो ये इज क्या है, प्रेडिकेटर है, ठीक है। अब बाकी का हम इसमें पार्ट 2 रखते हैं, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत में मैं इतनी लंबी क्लासेस नहीं देना चाहता, जिससे कि आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आए। आप थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे तो फिर हम क्लासेस को लंबी भी कर देंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग बहुत ही सिंसियरिटी से, मैंने जो देखिए, मैं कंप्लीट ग्रामर जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको स्पेशल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा।
ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ना आपको वोकैबुलरी की टेंशन करनी, ना ग्रामर की टेंशन करनी, और ना ही आपको फेनेटिक्स। फेनेटिक्स तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सिर दर्द बना हुआ है। लोग कहते हैं सर हमारे ये इसका ट्रांसक्रिप्शन गलत हो गया, इसका ट्रांसक्रिप्शन गलत हो गया। मैं आपको इस तरीके से फेनेटिक्स करा दूंगा कि आपके किसी भी एग्जाम में 3rd ग्रेड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो फेनेटिक्स आती ही आती है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और यदि आपका सही नहीं होगा तो समझ लेना किसी का सही नहीं होगा। कॉइंसिडेंसली सही हो जाए तो बात अलग है, मैं ऐसा प्रयास करूंगा आपका। और आप खुद, जब मैं प्रयास करूंगा तो आपको खुद को नजर आ जाएंगे वो प्रयास कि हाँ वास्तव में इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।